नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, भारत का संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम, उस पर हो रहे हैं लगातार प्रहार चारों तरफ से। अलग अलग किस्म की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं और वो सारे वाक्य जिनको कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत पहले से अपनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल कार्य प्रणाली में देखिए तो हर चीज वो हो रही है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ जाती है। यानी कि संघीय ढांचे को किस ढंग से ध्वस्त किया जा सकता है, कैसे सिंगल इंजन की सरकारों को काम करने से रोका जा सकता है। अब एक नई चीज सामने आ गई है, जहां पर कर्नाटक की सरकार ने वादा किया था चुनाव में कि हम अन्नश्री योजना के अंतर्गत गरीबों को 10 किलो अनाज फ्री में देंगे प्रति माह। सरकार ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि अनाज देने का अधिकार तो सिर्फ मेरा ही है 5 किलो का, तो कर्नाटक सरकार कैसे दे सकती है। और उन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मना कर दिया कि किसी भी स्टेट को कोई भी अनाज उपलब्ध ना कराया जाए, वो आपसे नहीं खरीद पाएंगे। और इसमें सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल और बहुत सारे स्टेट सफर कर रहे हैं। सभी स्टेट्स के ऊपर ये डिक्टेट लागू हो गया है कि आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अब अनाज नहीं खरीद पाएंगे। जो सुविधा पहले दी हुई थी सरकार के द्वारा कि स्टेट्स बिना किसी टेंडर को फ्लोट किए सीधे फूड कॉरपोरेशन से अनाज खरीद सकती है पैसे देकर फिक्स रेट के ऊपर। कमाल की बात यह है कि ये सारे के सारे जो प्रकरण हैं, ये देश के संघीय ढांचे को डिस्टेबलाइज करने वाले हैं। जहां केंद्र अपने ही राज्यों को, अगर केंद्र मां है तो राज्य उसके बच्चे हैं, अपने बच्चों को ही डिनाई किया जा रहा है कि आप वो चीजें नहीं ले सकते हमसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यानी कि एफसीआई राज्यों के अंदर अनाज प्रोक्योर करने जाएगी और कहीं उन्होंने टिट फॉर टैट किया और आपको प्रोक्योर करने से मना कर दिया, तो आप कहां ठहरेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आज आइडिया ऑफ इंडिया क्वेश्चन के घेरे में आ गया है, सवालों के घेरे में आ गया है कि क्या आइडिया ऑफ इंडिया वास्तव में मजबूत है या इसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर देश को ही डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी पीछे हिमाचल प्रदेश के 5,500 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई ताकि वो अपनी किसी भी जो लोगों के सेवा के लिए जो योजनाएं घोषित की गई थी उसके लिए उनको पैसा उपलब्ध ना हो सके। यही मोदी जी जो हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते थे गुजरात के बाद में, और कहा था कि मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं भले ही मेरी सरकार हो ना हो, आज उसी को ग्रांट्स और लोन देने से मना कर रही है कि मैं आपको नहीं दूंगी। यानी कि स्टेट्स को स्क्वीज करना है और ये रियलाइज करवाना है कि अगर आप मेरे साथ नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको हर किस्म की परेशानी से गुजरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भारत के संघीय ढांचे पर इससे बड़ा प्रहार मैंने 75 वर्षों में नहीं देखा है। और इसके अलावा एक्सपेंडिचर काउंसिल की भी बात हो रही है, जहां पर राज्यों के द्वारा खर्चा करने का जो अधिकार है उसको भी सीमित करने के अब प्रयास शुरू हो गए हैं। पहले एनके सिंह का ये प्रपोजल था फिस्कल काउंसिल का, फिर डी के श्रीवास्तव की कमेटी का 2018 में एक रिकमेंडेशन थी, और अब फिर से एक्सपेंडिचर काउंसिल की बात हो रही है जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर। लेकिन फूड कॉरपोरेशन को यह कहना कि आप कर्नाटक और बाकी राज्यों को अनाज नहीं देंगे, ये अपने आप में शायद सबसे बड़ा प्रहार है। लोगों को एक किस्म से कहा जाए कि, या सरकारों से कहा जा रहा है कि आप वही करेंगे जो मैं चाहूंगा और मेरी परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक सीरियस, बहुत ही सीरियस किस्म का विषय है जिसके ऊपर आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं मैं उनका स्वागत करूंगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी, सर आपका स्वागत है। प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर एस एन साहू जी भी हैं जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन के प्रेस सचिव भी रहे हैं और संविधान के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। शायद उनका वीडियो अभी तक आया नहीं है तो उनका भी स्वागत है। अरुण कुमार जी, मैं आपके पास आता हूं। मैंने पृष्ठभूमि आपको सारी बताई है। जो हालात हैं वो वास्तव में ही चिंताजनक है। क्या आइडिया ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा खतरे में है? क्या जानबूझकर इंडिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और राज्यों को डिनाई करने की, डिप्राई करने की कोशिश की जा रही है, क्रिपल करने की कोशिश की जा रही है जानबूझकर? प्रोफेसर साहब देखिए, जो इंडिया बना
तो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब हमारे देश में जो राज्य हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जो समस्या तमिलनाडु की है वो हिमाचल की नहीं है, जो समस्या मणिपुर की है वो गुजरात की नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स बहुत ही एक अहम चीज़ है कि स्टेट्स को एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो अपनी समस्याओं का हल अपने आप से निकाल पाए। इसीलिए स्टेट्स की लिस्ट और सेंटर की लिस्ट और जॉइंट लिस्ट ये अलग अलग थी, जिससे कि जो परेशानियां स्टेट्स की हैं वो अपने ढंग से कर पाएं। इसीलिए राज्यों के पास रेवेन्यू सोर्सेज और एक्सपेंडिचर के अपने अलग अलग आयाम हैं कि कहाँ से आपका रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, कहाँ से आपको ज़्यादा खर्च करना है। क्योंकि हो सकता है कि आसाम को शिक्षा पे ज़्यादा खर्च करना हो, तमिलनाडु को इतना पब्लिक एजुकेशन पे शायद ना खर्च करना पड़े। तो स्टेट्स को ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है। और अगर स्टेट्स की ऑटोनॉमी नहीं रहेगी और सेंटर सारा कुछ निर्णय करेगा, तो उससे जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया था जो 1947 में, उस पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। जैसे आपने कहा, अभी जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात आपने उठाई कि अभी कह दिया गया है कि सारे स्टेट्स को कि वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से वो नहीं खरीद सकते। तो ये एक बड़ी बात इस समय हो रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि प्रोक्योरमेंट तो स्टेट से ही होता है, सेंटर तो एक नोशनल एंटिटी है। जो भी हो रहा है, जो पैसा खर्च हो रहा है, जो भी पैसा रेज किया जा रहा है, जो भी रिसोर्सेज रेज किए जा रहे हैं, वो तो स्टेट्स के अंदर हो रहे हैं। तो स्टेट्स के अंदर ही होता है और सेंटर नोशनल है, लेकिन सेंटर को ऑल पावरफुल बना दिया गया है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान रखे गए हैं उसमें सेंटर को बहुत बड़ी पावर दे दी गई है। और जो हमारे फाइनेंस कमीशन है, जिसके जरिए से जो डिवोल्यूशन होता है रिसोर्सेज का स्टेट्स के, वहां पे जो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो सेंटर बनाता है, स्टेट्स नहीं बनाते। जबकि मेरा मानना है कि जो स्टेट्स की राय से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए जाने चाहिए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन तो देश के लिए है, वो सिर्फ सेंटर के लिए नहीं है, वो स्टेट्स के लिए और सेंटर के लिए दोनों के लिए है। तो स्टेट्स का जो वहां पे होना चाहिए था रिप्रेजेंटेशन, वो नहीं है। तो जो फाइनेंस कमीशन है वो भी ज्यादातर सेंटर की ही बात करता है कि सेंटर के प्रति ये होना चाहिए, सेंटर का ये है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 75 साल में जो पावर है सेंटर की वो ज्यादा सेंट्रलाइज हो गई है और स्टेट्स के जो पावर हैं उसको कम किया गया है। और इसका असर ये होगा कि हमारे यहाँ धीरे धीरे जो स्टेट्स हैं उनकी परेशानियां बढ़ेंगी और इसमें पॉलिटिक्स खेली जाएगी। जैसे आपने कहा कि जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, वो अपने राज्यों को ज़्यादा देगी और बाकियों को कम देगी। और ये बात ऐसा है कि वेस्ट बंगाल में 1970s में भी रेज की गई थी, जब वहाँ पे सीपीएम की सरकार थी, तो वो कहते थे कि आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप हमें कम दे रहे हैं। सन 2000 में जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई और जो गरीब प्रांत हैं उनको ज़्यादा रिसोर्सेज दिए गए, तो भी एनटीआर ने एक तरह से कहिए तो उस समय चंद्रबाबू नायडू थे, सॉरी एनटीआर नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने उस समय ये उठाया कि जो अमीर प्रांत हैं उनको जो ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि सेंटर ने बहुत सारा कुछ रिसोर्सेज दिया है अपने तरफ पॉलिटिकली अट्रैक्ट करने के लिए। वो चाहे 5 किलो या 10 किलो राशन दिया हो, चाहे वो गैस दिया हो, और फिर स्टेट्स को लगा जो ऑपोजिशन पार्टी हैं कि ये हमें भी करना चाहिए। तो पॉलिटिकली ये जो मसला है वो सेंटर की तरफ से शुरू हुआ और अब सेंटर कोशिश में है कि ये जो स्टेट्स में ना अपनाया जा सके, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इन प्रोग्राम्स को ना अपना पाए। और शुरुआत तो वहीं से हुई। और इसके पीछे एक और वजह है कि जो अब पब्लिक है उसका विश्वास पॉलिटिशियंस के ऊपर से काफ़ी हद तक उठ गया है। वो कहते हैं कि आज आप हमें क्या देंगे, आप लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉमिस करते हैं गरीबी हटा देंगे, गरीबी नहीं गई, गरीबी उसी तरह की बनी हुई है। थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ा भी तो जो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है गरीबी में। तो इसलिए जो पब्लिक है अब वो चाहती है कि भाई आज हमें क्या देंगे। तो इसीलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ दे रही हैं। तो ये पॉलिटिकल चाल है सेंटर की कि स्टेट्स को ऑटोनॉमी नहीं रहेगी तो ऑपोजिशन को ऑटोनॉमी नहीं रहेगी, और जो ऑपोजिशन स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑपोजिशन की नहीं चल पाएगी और वो फिर वोट वहाँ से नहीं ले पाएंगे। तो अपने जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वो कर लेंगे, बाकी स्टेट्स का नहीं होगा। तो ये पॉलिटिकल भी है, ये इकोनॉमिक भी है कि इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट खासकर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे टैक्स रिसोर्सेज है वो सेंटर के हाथ में है। तो चाहे इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेशन टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी हो, और फिर जो जीएसटी तो शेयर्ड है ही।
तो इसलिए ज़्यादातर रिसोर्सेज सेंटर के पास है, सेंटर से वो डिवॉल्व होकर स्टेट्स के पास जाते हैं। वहाँ डिवोल्यूशन में भी परेशानी आई कई बार, खासकर अभी पैंडेमिक के दौरान पूरा पैसा जो जीएसटी का मिलना चाहिए था स्टेट्स को वो नहीं मिला, और अभी भी कोशिश ये है कि कम पैसा मिले। तो कुल मिला के सेंटर एक स्टेट्स के लिए और ऑपोजिशन पार्टी के लिए परेशानी क्रिएट करने के लिए ये जो संघीय ढांचा है उस पर प्रहार कर रहा है, जो हमारे लॉन्ग टर्म जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ना इकोनॉमिकली अच्छा है, ना पॉलिटिकली अच्छा है।